गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस के कुछ और रिएक्शंस। इससे पहले हम कुछ रिएक्शंस कर चुके हैं। आज हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की ग्रिग्नार्ड विधि। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं बाय कार्बोकैटायन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, बाय यूजिंग द कार्बोकैटायन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बोकैटायन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम बनाने के लिए हम लेते हैं RMG, RX मतलब एल्किल हैलाइड है। ये है एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड को हम मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? ईथर की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिल जाता है RMgX, मतलब मेटल इसके साथ जुड़ जाता है और हमको मिल जाता है RMgX। अगर हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो जाता है और इस तरह से हम RCOOMgX प्राप्त करते हैं। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आ जाता है, इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाता है यहाँ बीच में से, और हमको मिल जाता है यहाँ से बीच में से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये इस तरह से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ पर जुड़ जाएगा H ग्रुप, H+ और OH नेगेटिव के रूप में, और हमको मिल जाएगा RCOOH जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड लिया हमने। टर्शरी एल्किल मतलब 3 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ। मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और हमको ये इंटरमीडिएट पदार्थ प्राप्त हो गया। सेम हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और पहले रिएक्शन कराई, फिर उसके बाद में हाइड्रोलिसिस कराया तो हमको ये एसिड प्राप्त हुआ है जो कि है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन एटम है यहाँ पर, इसलिए 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो हम इस विधि से किसी भी तरह का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड लेते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के द्वारा। ऑर्गेनो जैसे कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसी तरह ऑर्गेनोलिथियम से भी हम कार्बोक्सिलेट करके हम एसिड्स बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं लिथियम कंपाउंड। वो बनाने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये हमारा हमने लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर है ब्रोमीन का, और इसकी हमने 2 मॉलिक्यूल लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन कराने से एक लिथियम इस Br के साथ रिएक्शन करके बना देता है LiBr, और दूसरा क्योंकि Br to Br इस तरह से जुड़ जाता है, और दूसरा लिथियम यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करके ये लिथियम का स्ट्रक्चर बना देता है। क्यों बन रहा है? यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और लिथियम पॉजिटिव फॉर्म में है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो लिथियम कंपाउंड है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? इसके साथ ऐड हो जाता है और एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। इसको हम कहते हैं कार्बनीकरण लिथियम का, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देता है। ये बन जाता है डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाता है ये OLI। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बनीकृत लिथियम कंपाउंड जो है, ये C डबल बॉन्ड O लिख देते हैं हम इसको, और OLI, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, अम्ल की कुछ बूंदें जल के साथ रिएक्शन करके। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, और लिथियम इससे बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम एक ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है? साइक्लिक स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये, तो उस पर भी हम रिएक्शन करके ये पदार्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं
Next method is by hydrolysis of acid derivatives. एसिड डेरिवेटिव या अम्ल के उत्पादों से का जल अपघटन करके, जल अपघटन करते हैं हम यहाँ पर, मतलब अम्ल के जो यौगिक हैं उनका हम जल अपघटन करते हैं। अम्ल के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं? सबसे पहले है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का आसानी से जल अपघटन हो जाता है। उसके बाद है एसिड के एनहाइड्राइड, जिनका कि थोड़ा डिफ़िकल्टी से होता है। फिर उसके बाद में है एस्टर और उसके बाद में है एमाइड। तो इस तरह से हम बारी बारी से एक एक का जल अपघटन कराते हैं। इन दोनों का जल अपघटन आसानी से नहीं होता है। इनके लिए हमको या तो एसिडिक कैटलिस्ट, एसिडिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम, क्षारीय या अम्लीय माध्यम, या तो अम्ल का माध्यम हमको चाहिए यहाँ पर या फिर क्षार का माध्यम चाहिए जिसके अंदर ही ये रिएक्शन हो पाती है। इन दोनों का आसानी से जल अपघटन हो जाता है। अब हम लेते हैं, मान लीजिए हमने कुछ भी लिया, मान लीजिए CH3COCl, ये एसिड का डेरिवेटिव है, मिथाइल एसिड क्लोराइड है ये। इसको हम जल अपघटन कराते हैं, जल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा, ये जो Cl है ये बाहर निकल जाता है, यहाँ से H और OH ग्रुप, जो यहाँ से H और OH है तो ये H के साथ रिएक्शन करके बना लेता है HCl, प्लस बचा रह गया CH3CO और OH, ये बन गया एसिड। तो जो भी हमको एसिड चाहिए वो एसिड हम ले लेते हैं और इससे इसका जल अपघटन कराते हैं। अगर हम एनहाइड्राइड लेते हैं, जैसे मैंने लिया एनहाइड्राइड, RC+OOC+OR, ये है एनहाइड्राइड। इस एनहाइड्राइड का भी हम आसानी से जल अपघटन करा सकते हैं। जल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो जल के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर ये आसानी से जल अपघटित हो जाता है और यहाँ से टूट जाता है। ये यहाँ से टूट गया और ये जो जल है ये टूट गया H और OH के अंदर, जल का अणु H और OH में टूट जाता है और हमको मिल जाता है RC+O। यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ OH, और यहाँ पर RC+O और ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, इस पर H+ आयन जुड़ जाता है। तो हमको इस तरह से टू मॉलिक्यूल ऑफ RCOOH प्राप्त हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOH, जो कि हैं एसिड या अम्ल। तो इस तरह से हम अम्ल को बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज रिएक्टिव मेथिलीन समूह के कंपाउंड के द्वारा या सक्रिय मेथिलीन समूह वाले कंपाउंड के द्वारा। रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स, और कौन कौन से रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स, जैसे हमने ले लिया एसिटिक एस्टर, हम ले सकते हैं मेलोनिक एस्टर, हम ले सकते हैं साइनो एसिटिक एस्टर। इन सब के द्वारा हम एसिड का संश्लेषण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर, इसके द्वारा हम कैसे संश्लेषण करेंगे। तो हम लिखते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर, कैसे लिखेंगे हम, CH3CO CH2 COO C2H5, ये है एसिटोएस्टिक एस्टर। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मेथिलीन समूह है, ये मेथिलीन समूह एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि इसके दोनों साइड में कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं। और यहाँ का जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन आसानी से अम्ल के रूप में H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बेनियन आयन बन जाएगा,
और उसके ऊपर हम आसानी से कोई भी एल्काइल समूह ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर आसानी से एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है और हमको डिजायर्ड कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर अब करते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर का किस तरह से हम इससे अम्ल बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर। अभी जैसे हमने लिखा था एसिटोएस्टिक एस्टर क्या है, CH3 CO CH2 COO C2 H5। इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है जो कि यहाँ से H को बाहर निकाल सके, तो हम सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और कोई भी एल्किल हैलाइड जैसे हमने ले लिया C2H5X, उसके साथ हम इसकी का एडिशन करवाएंगे। तो सोडियम इथॉक्साइड क्या करता है, यहाँ से H आयन को बाहर निकाल देता है और C2H5OH बना देता है और ये जो N है वो इस X के साथ रिएक्शन करके NaX बना देगा। C2H5O यहाँ से एक H को बाहर निकाल कर C2H5OH बना देगा और ये Na इस X के साथ रिएक्शन करके NaX बना देगा। ये चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। इस पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पर आसानी से एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो स्ट्रक्चर बन गया CH, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, COO C2H5 और ये जो C2H5 ग्रुप है ये यहाँ आकर जुड़ जाएगा। C2H5 इसके ऊपर ऐड हो गया। अब हम इसका जल अपघटन कराते हैं। अम्ल की उपस्थिति में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अम्ल की उपस्थिति में तो ये H3 हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा यहाँ से CH3 C, यहाँ बॉन्ड टूट गया ये वाला और ये हाइड्रोलाइज होकर इसने बनाया CH3 COOH। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल है, ये बनाएगा C2H5 CH2 COOH और हमको मिलेगा C2H5OH। इस तरह से हाइड्रोलिसिस होकर हमको अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। दो तरह के अम्ल हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, एक ये वाला अम्ल और एक ये वाला अम्ल हमको प्राप्त हो गया। तो एक ही रिएक्शन से हमको दो तरह के अम्ल प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए रिएक्शन बहुत बेनिफिशियल। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं जो कि जिसमें हम ले रहे हैं मेलोनिक एस्टर। हमने लिया मेलोनिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। सेम हमने वही लिया है, सोडियम इथॉक्साइड और मेथिल ब्रोमाइड, इन दोनों की रिएक्शन कराई है। तो रिएक्शन कराने से यहाँ पर जो ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप है। ये CH2 ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप है क्योंकि इसके दोनों साइड में एस्टर समूह जुड़े हुए हैं। तो दिस इज रिएक्टिव ग्रुप और इससे आसानी से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गई और उसकी जगह ये CH3 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया। एक H यहाँ से बाहर निकला, एक H प्लस आयन के रूप में बाहर निकला जिसने इस Br के साथ रिएक्शन करके बना दिया HBr बन गया। और ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप यहाँ पर आ गया, जुड़ गया इसके ऊपर। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने पर CH3 CH और ये एस्टर समूह है, ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे एसिड में। एस्टर एसिडिक समूह में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम इसको गर्म करेंगे। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 CH यहाँ पर COOH और ये COOH, इस तरह से है। हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है। बचा क्या रह गया, CH3 CH2 COH। CH3 CH ये वाला H एक यहाँ पर है, CH2 COH, तो हमको मिल जाएगा प्रोपोनोइक अम्ल। अगर हम एक और मेथड हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने लिया साइनो एस्टर से, साइनो एसिटिक एस्टर अगर हम ले लेते हैं एसिटिक एस्टर और इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन करा रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये जो एस्टर समूह ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो C2H5 बाहर निकल गया तो हमको मिल गया ये वाला समूह भी एसिड में बदल जाएगा और ये समूह भी एसिड में बदल जाएगा। इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, ये जो CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। हमको मिल जाएगा CH3 ये वाला H, ये CH2 ये बन गया CH3 और मिल जाएगा COOH, तो हमको मिल जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये कुछ मेथड्स हमने कर लिए जिससे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बना सकते हैं।